इंडिया के कुछ रिपोर्टरों का डेलीगेट्स पाकिस्तान गया था कुछ मुद्दों को लेकर। उस मुद्दों पर बातचीत करनी थी, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने बैठते ही जैसे ही माइक लिया, कहा कि सर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब वो कहानी सुनाने वाली बात आई तो सबके सब वहां पर मुस्कुरा देते। मुस्कुराने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर दो देशों के बीच में बात चल रही है और एक कहानी सुनाई जा रही है। उनका कि बड़े बड़े मुद्दों पर तो अक्सर बात होती रहती है, उस पर काम होता है नहीं होता है, लेकिन ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी ओके कर देते हैं, कहते हैं ठीक है आप सुनाइए। कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद वो खुद भावुक हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जब 2 या 3 सप्ताह का वक्त लगता है और उस कहानी का जब अमली जामा पहनाया जाता है, वो कहानी अपने अंत की ओर आती है, तो ये कहानी आप केवल पाकिस्तान में नहीं सुनी गई थी, बल्कि 2 मुल्कों में सुनाई जाती है। और ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई टेलीविजन नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस कहानी को नहीं सुना गया। उस कहानी को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि ऐसी कहानियां तो अक्सर या तो किताबों में होती हैं या फिर फिल्मों में होती हैं, रियल में कम होती हैं। लेकिन ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। भारत का एक शहर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हामिद अंसारी होता है। माँ बाप ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, पहले बीटेक कराया और बीटेक के बाद उस लड़के का मन किया कि उसे एमबीए करना चाहिए। उन दोनों हर इंसान की जिंदगी में, बहुत कम लोगों की जिंदगी में कह सकते हैं कि फेसबुक ने दस्तक दी थी। शुरुआती दौर चल रहा था, हर कोई फेसबुक के बारे में इतनी गहराई से नहीं जानता था, कम ही लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये लड़का बीटेक इंजीनियर था और साथ ही एमबीए किया हुआ था और मैनेजमेंट में पढ़ाया करता था। माँ इसकी वाइस प्रिंसिपल थी, तो पिताजी इसके बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन अखबार ये लैपटॉप पर जब फेसबुक के पन्ने लगातार पलट रहा था, तो पन्ने पलटते पलटते एक इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। लड़की का नाम होता है नादिया। नादिया के बारे में जानता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। अब दोनों अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सुख अपने दुख के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बात करते करते दोनों की दोस्ती अब ज्यादा गहरी हो जाती है। जब मौका मिलता था अब एक दूसरे को इंतजार रहता था कि कब वो ऑनलाइन आएगा या ऑनलाइन आएगा और कब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत कुछ ऐसी होती है, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पहना, तुमने तुम्हारे घर में कौन है, परिवार में कौन है, इस तरह की जानकारियां एक दूसरे से जुटा रहे थे। और जानकारी जुटाने में 1 महीने या 1.5 महीने का समय लगता था, क्योंकि चैटिंग जो होती थी वो रोज रोज नहीं होती थी, हफ्ते में या 15 दिन में होती थी, इसलिए महीनों का समय लग जाता है। और जब गहरी दोस्ती होती है तब गहरी दोस्ती होने के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से ये मुंबई का लड़का हामिद अंसारी बातचीत कर रहा है, दरअसल वो लड़की पाकिस्तान के रहने वाली है। पाकिस्तान का एक इलाका है पेशावर, और वहाँ का खैबर पख्तूनख्वा कोहाट एक जगह है, वहाँ की वो लड़की रहने वाली है। अब इसे इस बात का एहसास बाद में हुआ, लेकिन ये एहसास तब तक होता तब तक तो इन दोनों की दोस्ती प्यार में बन जाती है। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने बातें करते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था और चलते चलते एक दिन इस लड़के को ये पता चलता है कि जिस लड़की से वो बातचीत कर रहा है, इस लड़की से शादी करना चाहता है, इस लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। तभी एक व्यक्ति से जाकर मुलाकात करता है और कहता है कि साहब मुझे पाकिस्तान का वीजा दीजिए, मुझे पाकिस्तान जाना है और मुझे अपनी मोहब्बत से, मुझे अपने प्यार से मिलना है। लेकिन प्यार से मिलना तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का वीजा मिलना इतना आसान नहीं। वो चक्कर पे चक्कर काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलता है। इसके लिए तमाम तरीके कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे वक्त भी ऐसे ही आगे बढ़ा। जब महीना अक्टूबर का या उससे पहले सितंबर या अगस्त का महीना चल रहा था, तभी से पता चलता है कि इस लड़की के जो घर वाले हैं इस लड़की की शादी करने वाले हैं। जिस इलाके में, जिस कबीलाई क्षेत्र में ये रहती थी, उस कबीलाई क्षेत्र के अंदर न केवल आतंकवाद बहुत ज्यादा है, बल्कि वहां पर लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इसको लगने लगा लड़की को अगर उसकी शादी इस
लड़के से नहीं होती है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। तभी वो कहती है कि मुझे आप यहाँ आओ और यहाँ से लेके हिंदुस्तान चले जाओ, मैं आपके साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर रहूंगी, आपसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो गया। अब इधर वीजा की कोशिश कर रहा है, वीजा मिल नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में करे तब एक सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं जिनका नाम जतिन देसाई होता है। सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो एक काम और भी करते हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान की जेल के अंदर बंद हैं, उन पर वो काम करते हैं ताकि वो बेकसूर लोगों को जेल से छुड़ाया जाए। साथ ही वो काम करते हैं कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद ऐसे हिंदुस्तानियों को, ऐसे लोगों को जो बेकसूर हैं और बेवजह वहां की जेलों में बंद हैं, उस पर भी वो काम करते हैं। तभी इस लड़के को ये पता चलता है हामिद अंसारी को कि अगर जतिन देसाई से मुलाकात की जाए तो कितना आसान हो जाएगा। जतिन देसाई जब इसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें हंसी आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और काबिल बनाया है, तुम्हें यहाँ इन सब बातों में न पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, यहीं पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। लेकिन अब वो लड़का नहीं जानता था कि अक्टूबर का महीना आता है और अक्टूबर के महीने में उस लड़की के जो और दोस्त होते हैं ये मैसेज देते हैं कि इसके घर वाले इसकी जबरदस्ती शादी करने वाले हैं, तुम अगर इसे लेने नहीं आए तो देख लेना इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जब ये वाली बात लड़का सुनता है तो लड़का परेशान हो जाता है, वीजा मिल नहीं रहा। उसने एक प्लान बनाया और प्लान वाकई बहुत भयानक होता है। प्लान की जो भनक थी उसको पाकिस्तान के उन लड़कों से, उन दोस्तों से मिलती है जो उस लड़की के जो एक खबर उसको देने। अब क्योंकि इन लोगों की बातचीत फोन पर भी होने लगी, यहाँ से प्लान बनाता है, मुंबई से फ्लाइट पकड़ता है अफगानिस्तान और जाकर काबुल में उतर जाता है और काबुल में उतरने के बाद वहां से लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करने लगता है। सीधा पहुंचता है जलालाबाद और जलालाबाद से तोखम के रास्ते होते हुए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है कोहाट एक जगह है जहाँ पर ये लड़की रहती है। अब लड़की इससे महज 4 किलोमीटर दूर होती है। वो दोस्त पहले ही इसको मिल जाते हैं, इसको कुछ ऐसे दस्तावेज देते हैं, बेसिक दस्तावेज जैसे कि ये पहचान हो सके ये लड़का अब पाकिस्तान का है, उसको दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो। 3 दिन तक वो होटल में रुकता है। तीनों दोस्त जो थे वो मदद कर रहे थे पाकिस्तान में और अचानक ही यहाँ से लड़की से मिलने के लिए चलने लगता है, सफर तय करने लगता है। मैं 4 किलोमीटर का रास्ता उसको तय करना था। इससे पहले कि वो रास्ता तय करता है तो पता चलता है कि रास्ते में पुलिस खड़ी होती है, जो लोकल की पुलिस थी। उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके ऊपर बंदूकें तान दी जाती हैं। कहते हैं पुलिस कि हमें तुम्हारा इंतजार है। अब लड़का समझ नहीं पा रहा है, तो उसे यह बताया जाता है कि जो 3 मदद कर रहे थे उन्हीं में से एक ने इसको पकड़वाया है। अब इससे पूछा जाता है कि तुम जो जासूस हो, क्या बात नहीं, क्योंकि इसके पास जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें इंडिया का कोई दस्तावेज होता ही नहीं। वो दस्तावेज पाकिस्तान के थे और वो भी नकली फर्जी दस्तावेज जब इसके पास होते हैं, रहने वाला इंडिया का है और वहां पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है उस देश में हलचल मचना तय है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित होती हैं कि हमने इंडिया के जासूस को पाकिस्तान के इसने कोहाट में पकड़ा है और इस तरह से हंगामा होता है। लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं। शुरुआत में 3 दिन इसको एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां खाना पीना वगैरह कुछ था नहीं और इसके साथ मार पिटाई होनी शुरू हो जाती है। बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। सब पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, किस बात की जांच पड़ताल करने के लिए आए हो, क्या है तुम्हारा मकसद, कितने साथी हैं तुम्हारे, उनके बारे में बताओ। अब इसका कोई साथी होता तो बताता, वो अपनी कहानी बताता है कि मुझे एक लड़की से फेसबुक पर प्यार हो गया था, उस लड़की से मैं मिलने के लिए यहाँ पे नादिया से आया। अब नादिया के बारे में आप पता कर लीजिए, उससे बातचीत कर लीजिए, सारे सबूत अपने दिखाए, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ से पुलिस इसको ISI को सौंप देती है। जैसे ही ISI को सौंपा जाता है उसके बाद उसके जातियों का दौर फिर ज्यादा शुरू होता है। 7 दिन तक एक ही जगह पर खड़ा होना था, ना सोना था, खाने को जो मिल रहा था सब मिल रहा था, सोना नहीं था, खड़े रहे। ऐसा सीन आपने पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन ये इसकी जिंदगी का रियल सीन। जब ये गिरने की, ये सोने की कोशिश करता था तब इस पर मार पड़ती थी और बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। इसी मारपीट के दौरान कुछ ऐसा डंडा, कुछ ऐसी चीज जिसकी एक आंख में लग जाती है और उस आंख का जो कह सकते हैं कि एक पर्दा था, जो रेटिना जो भी बोलते हैं उसको, वो पूरी तरह से फट बेकार हो चुका था, दिखना भी नहीं। वहाँ की जेल में इसका इलाज भी कराया
कराया, बाकी सरकार ने इलाज भी कराया, लेकिन उसकी आंख और जब तक ठीक नहीं हो पाई, शायद आज तक भी ठीक नहीं है उस मात्रा में। अब इसको एक ऐसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है जो जेल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे, वहां पर लगभग 39 महीने तक रहता है। ना दिन का पता है ना रात का पता है, 24 घंटे में एक बार बाथरूम जाना है, 24 घंटे में एक ही बार उसको सोच के लिए जाना है, खाना भी वहीं पर मिल रहा है, सोना भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। कम से कम 15-15 दिन, एक महीना हो जाता था, नहाने का अवसर ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। वहां पर रोने के सिवा कुछ था ही नहीं, उसको लगता था कि जैसे जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इधर घर वालों को इसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बताया था काबुल के एयरलाइंस में उसकी नौकरी लगी, नौकरी करने के लिए जा रहा है। माँ बाप से जब संपर्क टूट जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बेइंतहा परेशान। जबकि उधर इसके बड़े भाई खालिद अंसारी की शादी होनी थी। अब शादी को उसका भाई इसलिए टाल देता है, कह देता है कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगी। भाई है कहाँ उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबानी हुकूमत हावी थी उस टाइम पे भी, और आज भी हुकूमत हावी है, इस हिसाब से उसका वहां पर वो जिंदा भी है नहीं है, कहाँ है, सब लोग यही सवाल जानना चाहते थे। घर वाले बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने इसके लैपटॉप के जो ये फेसबुक होता है इसके पन्ने पलटना शुरू करते हैं, तो पता चलता है मैसेंजर के माध्यम से ये एक लड़की से कांटेक्ट में था, उस लड़की से बातचीत क्या करता था। उस लड़की का नंबर तो वहां पर कह सकते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, या उसने अपने सारे अकाउंट को बंद कर दिया था, लेकिन चैटिंग इसके लैपटॉप में मौजूद थी। और वहीं से घर वालों को पता चलता है कि पाकिस्तान की किसी लड़की से ये मोहब्बत कर बैठा है और उस लड़की से मिलने के लिए वादा कर बैठा है, और उससे ये भी उसी मैसेंजर के माध्यम से घर वालों को, माँ और उसके पापा को ये पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान गया है अफगानिस्तान के रास्ते से। इसकी जिंदगी का अब ये उधर ये बंद हो जाता है, एक ऐसी तहखाने वाली जेल में। इधर माँ बाप परेशान होते हैं, माँ बाप अब सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, स्थानीय सरकार से बातचीत करते हैं कि हमारा बेटा पाकिस्तान में फंस गया है, उसे बचाया जाए, उसे मिलने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं मिलता। अम्मी इसकी हज करने के लिए जाती है मक्का शरीफ में। वहां जाने के बाद एक पाकिस्तान की पत्रकार होती है, उस पाकिस्तान की पत्रकार से जब मुलाकात होती है, जिसका लड़की जिस पाकिस्तान में उसका नाम होता है जीनत शहजादी, और वो जब पाकिस्तान वापस आती है हज कर, वहां जब देखती है कि एक लड़का इंडिया से अपनी मोहब्बत अपने प्यार से मिलने के लिए है, वो लगातार उसमें अखबार में रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है, टेलीविजन पे देना शुरू कर देती है। ये मुद्दा जब हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, पता चलता है एक दिन जीनत शहजादी ही गायब हो जाती है, उसका ही पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। लेकिन एक और महिला होती है, इसका नाम मानवाधिकार कार्यकर्ता होती है, रक्षंदा नाज़ का नाम होता है, काफी उम्रदराज होती है। फरवरी 2016 में पहली बार इस लड़के से मुलाकात होती है। लगभग 39 महीने एक तहखाने वाली जेल में रहने के बाद जब ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि इस पर कोई भी एजेंट होने की बात निशान नहीं है, ये एजेंट नहीं है बल्कि एक लड़की से ही मिलने के लिए हिंदुस्तान से सीधा पाकिस्तान चलाया है, अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ। तब इसको जब चारों तरफ से उन्होंने जांच कर ली और जांच करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिलती, तब वहां की सरकार इसको, वहां का कोर्ट इसको 2015 में 3 साल की सजा सुनाता है और उस तहखाने से निकालकर पेशावर की जेल में बंद कर देता है। लेकिन इसके साथ मुसीबतें कम नहीं हो रही। लोकल के जो कैदी होते हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन इसकी अम्मी फौजिया जो महिला है वो यहाँ से कोशिश कर रही थी, कोई सफलता नहीं मिल रही। चाहे विदेश मंत्रालय में चक्कर काटने की बात हो, या फिर महाराष्ट्र में चक्कर काटने की बात हो, या किसी सरकार से गुहार लगाने की बात हो, या फिर जो भी एक कोशिशें हो सकती थी माँ की, वो कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन इसकी माँ की मुलाकात होती है एक सीनियर पत्रकार जिसका नाम जतिन देसाई होता है, जो कि पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद बेकसूरों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, जो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद पाकिस्तानियों को निकलवाने की कोशिश करते हैं। वो बेकसूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फौजिया अंसारी ने जब जतिन देसाई से ये बात की तो जतिन देसाई की कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आया। उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि कोई अपनी मोहब्बत के लिए, कोई अपने प्यार के लिए इतनी दूर तक जा सकता है। जतिन देसाई एक बार एक सीनियर
के जर्नलिस्ट होते हैं राजदीप सरदेसाई, उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि एक लड़का कुछ इस तरह से हिंदुस्तान की सीमाओं को पार करता है, कहाँ चला जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है इस देश में, इस देश के पत्रकारों का डेलीगेट्स पाकिस्तान की ओर जाता है, और जो पाकिस्तान की ओर गया था तो वहां उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से। इमरान खान से जब राजदीप सरदेसाई का सवाल पूछने का नंबर आता है तो वो कोई आतंकवाद का सवाल नहीं करते, कोई वैसी चीजों का सवाल नहीं करते, बल्कि इस कहानी को सुनाते हैं। इस कहानी को इमरान खान जब सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। महज 3 या 4 सप्ताह का समय लग रहा था, और उसके बाद जांच पड़ताल होती है तो वहां की सरकार कह सकते हैं कि अलर्ट हो जाती है, और इस हामिद अंसारी के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जा रही है, ये तो पहले ही पता चल गया था कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई एजेंट नहीं है, ये कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए आया है। इधर हिंदुस्तान की इंडिया की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी, विदेश मंत्री थी उन दोनों सुषमा स्वराज, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। जब 2 देशों के लोगों ने मिलकर कोशिश की तो 18 दिसंबर 2018 को हामिद अंसारी अब पाकिस्तान की सीमा से बागा बॉर्डर होते हुए जैसे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी माँ से मिला था, क्योंकि सबसे पहले उनके सामने उनकी माँ होती है, लेकिन माँ से मिलने से पहले वो जमीन पर गिर जाते हैं और उस जमीन को यानी कि धरती माँ को अपने चूमने की कोशिश करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि आज तुमने मुझे अपनी आगोश में लिया, तुमने मुझे फिर से एक बार इस धरती पे यहाँ आने का मौका दिया है। वहाँ वो जिंदगी और मौत जिस तरह से जी रहा था, उसने आपने 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें तो सुनी होंगी, लेकिन इस लड़के की जिंदगी में 39 महीने की रातें थी जो वाकई बेइंतहा परेशान करने वाली थी, जहाँ ना खाने की, ना यहाँ ना पहनने की, और ना ही अच्छा साफ सुथरा रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई च्वाइस नहीं थी। जब चूमता है उसके बाद अपनी माँ से मिलता है, माँ से मिलने के बाद रोता है, गिड़गिड़ाता है। यहाँ आने के बाद फिर पत्रकार इसकी कहानी को अपने टेलीविजन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने लेकर आते हैं, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इतना पढ़ा लिखा लड़का आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इसकी दिलचस्प बात यह है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा था वो लड़की थी भी या नहीं थी, उसका आज तक भी पता नहीं चल पाया है। क्या वो सचमुच में लड़की थी या नहीं थी? क्या वो अगर लड़की होती तो इस लगभग 6-7 कुछ महीने का समय लग जाता है उसको आजाद होने में, उसको छूटने में, उसको अपने घर वापस आने में। 6 साल कुछ महीने में उस लड़की ने कभी उससे मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि उस लड़की के घर वालों ने उसकी जबरदस्ती कहीं दूसरी से शादी कर दी थी, शादी भी की थी तो कम से कम उसको एक बार मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसकी बेगम है कि कुछ सबूत देने चाहिए थे, बताना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती भी होती है, प्यार भी होती है, शादी की बातें भी होती हैं, लेकिन सामने वाला कोई लड़की है, लड़का है, कोई है या है भी या नहीं भी है, इसका भी पता नहीं चल पाता है। कई बार गलत फैसले हो जाते हैं और गलत फैसले से जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस लड़के से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या तुम मोहब्बत करना चाहोगे? वो कहता है कि मैं मोहब्बत अब कभी नहीं करूंगा, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि अब तो बिल्कुल नहीं करनी। यानी कि वो मोहब्बत के नाम से इतना ज्यादा घबराता है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में मोहब्बत के नाम से इतना घबराएं, इसलिए सोच समझकर सोशल मीडिया प्यार करें, पता नहीं वो प्यार है भी या नहीं है।